हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पॉलिटी की क्लास कर रहे थे। पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, आप सब जानते होंगे। तो हम संविधान में पढ़ रहे थे भाग एवं अनुच्छेद। हम आर्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिससे एक दो तीन क्लासेस हम ले चुके हैं। हम भाग एक और भाग दो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। भाग तीन मूल अधिकार फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट में एक क्लास ले चुके हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल थे उनको हम डिस्कस उस पर कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। आगे हम उससे आगे बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले आपको कल की क्लास से जोड़ने के लिए थोड़ा हम रिकैप ले लेते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भाग एवं अनुच्छेद। भाग एक हो चुका था जिसमें राज्य एवं संघ थे। भाग दो हो चुका था जिसमें नागरिकता से संबंधित जितने प्रावधान थे उनका वर्णन किया गया था। अब भाग तीन में मूल अधिकार मौलिक अधिकार का मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग तीन कहाँ से कहाँ तक कितने आर्टिकल हैं, तो 12 से 35 तक के आर्टिकल को हम भाग तीन में पढ़ते हैं। भाग तीन का नाम है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट की राइट हम पढ़ रहे थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे जो हो, जो भी भारत का नागरिक है उन सब के लिए ये जो फंडामेंटल राइट है पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल राइट में हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 12 से 35 में कुछ आर्टिकल को हम कवर कर चुके थे। जैसे आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इतने आर्टिकल को हम कवर कर चुके थे और बहुत डिटेल से चर्चा किए थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं। हम क्यों रिकैप ले लेंगे, बहुत जल्दी हम इस पर बात करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा और क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर दिए तो आप गलत उत्तर लिख कर चले आएंगे परीक्षा में। तो इसलिए चाहे जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं सबके लिए इक्वली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज इस क्लास को एंजॉय करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। हम पढ़ चुके हैं भाग एक। भाग एक इसमें हम बताए थे कितने आर्टिकल हैं। संविधान जो है इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कहेंगे 395। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और कितने भाग हैं, तो आप कहेंगे ये हुआ आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल हुआ। भाग कितने हैं, भाग हैं 22। भाग हैं 22 जिसमें थी सॉरी भाग हैं 22 जिसमें हम इसके अंतर्गत अनुसूची को भी पढ़ चुके हैं। अनुसूचियाँ कितनी थी, मूल संविधान में तो अनुसूची 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची 12 कैसे बढ़ी, कैसे सब कुछ हुआ, कैसे संशोधन हुआ, इस सब पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो भाग एक पढ़े थे हम। भाग एक का क्या नाम था, भाग एक में था राज्य एवं संघ। राज्य एवं संघ भाग एक का नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं भाग दो। भाग दो में क्या था, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। नागरिकता का मतलब होता है सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता से संबंधित जितने प्रावधान थे, नागरिकता से संबंधित जितने अधिकार थे, इन सबको हम इस भाग दो में चर्चा कर चुके हैं। सीएए के बारे में, एनआरआई के बारे में, सब के बारे में हम बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। देखिए जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे उन पर तो चर्चा हम किए, साथ में हम चर्चा किए कि नागरिकता कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, कैसे विदेशियों को नागरिकता हमारे यहाँ मिलती है, कितने कितने तरीके से मिलते हैं, इन सब पर हम बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज भाग तीन है। भाग तीन में हम पढ़ रहे थे, आज नहीं एक क्लास और ले चुके हैं। भाग तीन में हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। मूल अधिकार किसे कहते हैं, जो हम जन्मजात नैसर्गिक अधिकार भी हम उसको कहते हैं। जो अधिकार हम जन्म लेते ही पा जाए उसी को हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। इसको नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। देखिए कैसे मूल अधिकार जन्म लेते कैसे मिल जाता है, जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हम चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से हम कॉपी किए हैं, तो अमेरिका के संविधान से। फ्रेंच भाषा में इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो मूल अधिकार है उसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है। देखिए मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता, निलंबित किया जा सकता है। हमारा जो मूल अधिकार है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन कुछ देर के लिए निलंबित कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन कुछ मूल अधिकार जो दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं उनको हमेशा के लिए खत्म कर सकता है कौन, संसद। तो इन पर कंफ्यूज मत होइए, हमेशा के लिए उस पर रोक कौन लगा सकता है, तो संसद। ठीक है,
और निलंबित कुछ दिन के लिए कौन कर सकता है, कुछ टाइम के लिए, तो राष्ट्रपति। इन दोनों का अलग अलग अधिकार है। आई होप आपके समझ में आया हो। ये थे मूल अधिकार के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल राइट में आगे बढ़ते हैं। भाग 3, जैसा कि हम बताए आपको, किससे संबंधित है? भाग 3 मूल अधिकार से, मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार, मूल अधिकार को ही नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसका ये पेपर में भर भर के पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मूल अधिकार। अब देखिए राज्य एवं संघ 1 से कितने आर्टिकल थे? 1 से 4 तक। ठीक है, नागरिकता से संबंधित कितने आर्टिकल थे? 5 से लेके 11 तक। और मूल अधिकार में कितने आर्टिकल हैं? सबसे ज्यादा है 12 से 35 तक। ठीक है, अब इन सबको हम बहुत डिटेल से पढ़ रहे थे, जिसमें हम कितने अधिकार को पढ़ चुके थे? तो सबसे पहले हम पढ़े थे 12। 12 में क्या कहा गया था? 12 में कहा गया था राज्य की परिभाषा। राज्य किसे कहते हैं हम आपको बताएं। राज्य का मतलब यहाँ पर किसी स्टेट से नहीं है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान या उत्तराखंड, किसी स्टेट से नहीं है। राज्य की परिभाषा क्या है, इस सब का डिटेल से चर्चा अनुच्छेद आर्टिकल 12 में किया गया है। हम भी आपको इसके पहले वाली क्लास में डिटेल से बताएं कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य को जो हम राज्य समझते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनको आप राज्य समझते हैं, लेकिन यहाँ पर उन राज्यों की बात नहीं की गई है। राज्य थोड़ा सा हम बता दें, वैसे हम बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम बता दें थोड़ा सा कि यहाँ पर जो संस्था, राज्य किसे कहते हैं यहाँ पर, कि जो संस्था अपने आप स्वतंत्र हो, अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो, किसी बाहरी दबाव के बिना, जैसे कोई बिना बाहरी दबाव के वो अपना डिसीजन, कोई संस्था बिना बाहरी दबाव के, बिना किसी के दबाव पे अपना डिसीजन, चाहे वो कानूनी हो चाहे जैसा डिसीजन हो, वो स्वतंत्र होकर ले सके, उसी को स्टेट कहते हैं, यहाँ पर उसी को राज्य कहते हैं। जैसे देखिए एसबीआई अपने आप में राज्य है, रेलवे अपने आप में एक राज्य है, यूपी बोर्ड अपने आप में एक राज्य है, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है उसका एक अलग सिस्टम है, अलग संस्था है। वो अपने डिसीजन, चाहे जिससे रिलेटिव डिसीजन हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटिव हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटिव हो, चाहे जिस चीज से रिलेटिव हो, वो स्वतंत्र होकर अपना डिसीजन, अपना कानून वो खुद बनाती है। इसलिए वह अपने आप में एक स्टेट है। एसबीआई अपने आप में एक स्टेट है, आरबीआई अपने आप में एक स्टेट है, क्योंकि वह अपना डिसीजन, उसके कानून वह खुद बनाती है, वो संस्था खुद बनाती है। रेलवे, रेलवे का अपना देखिए पुलिस है, अपनी जॉब है, अपनी वैकेंसी है, अपना बोर्ड है, तो रेलवे अपने आप में क्या हुई? स्टेट हुई। तो यहाँ पर इसी स्टेट को समझिएगा, यहाँ पर जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनको मत समझिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख लिए कि अनुच्छेद 12 में स्टेट की चर्चा की गई है। अब अनुच्छेद 13 देख लेते हैं, आर्टिकल। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 13 देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 में यहाँ पर 12 में लिखा गया राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, परिभाषा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 12 अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अल्पीकरण, अल्पीकरण, अल्पीकरण। तो देखिए अल्पीकरण क्या है? जैसे हम आपसे बताए कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको कोई छीन नहीं सकता, निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति कुछ टाइम के लिए, और अगर कोई मूल अधिकार सबको परेशान करता है तो उसको हमेशा के लिए रोक संसद लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन, अल्पीकरण की बात की गई है कि आपकी जो मूल अधिकार है वो अनंत नहीं है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। अगर किसी और के मूल अधिकार का हनन करके अपने अधिकार का अगर आप पालन करते हैं तो वहाँ पर आपके अधिकार को कम कर दिया जाएगा, अल्पीकरण कर दिया जाएगा। इसमें वार्न कर दिया, वार्न कर दिया, मतलब आपको चेतावनी दे दी गई है कि आपको तो मूल अधिकार मिल गया है, आपके मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट तो है, लेकिन आप मूल अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते। मूल अधिकार तो आपको जन्मजात मिला ही है, आपके मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। तो लेकिन आप इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे के मूल अधिकार का हनन करके अपने मूल अधिकार का प्रयोग करें। जहाँ पर दूसरे के मूल अधिकार को आप डिस्टर्ब करेंगे वहाँ पर आपके मूल अधिकार का अल्पीकरण कर दिया जाएगा। जैसे आपको चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी पर्सनल प्लेस, जिसका पर्सनल प्लेस हो वहाँ पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी निजता का हनन होगा, क्योंकि निजता का जो अधिकार उसको मिला है उसकी निजता का अधिकार का हनन होगा। इसलिए वहाँ पर आपके जो ये अधिकार हैं
वो अधिकार जो घूमने का अधिकार उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 13 में कर दी गई है। तो अब आगे देखते हैं, ये तो था वर्ण किया गया, परिभाषा बताई गई, राज्य किसे कहते हैं, अल्पीकरण क्या है, इस सबको 12 और 13 में बताया गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अब इसको देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। 14, 15, 16, 17 और 18, ये 4 अनुच्छेद हम देख लेते हैं। वैसे तो हम कल डिटेल में चर्चा किए थे, आप शॉर्ट में देख लीजिए। 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। इसमें कहा गया विधि के समक्ष समानता, कहा गया कि कानून के नजर में चाहे छोटा हो इंसान हो या बड़ा इंसान हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मंत्री हो चाहे नेता हो, चाहे एकदम गरीब भिखारी हो, सबके लिए कानून बराबर है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सबके लिए कानून बराबर है, कानून की नजर में सब समान है, सबको सबके दंड का जो सबके जो अपराध हैं उनके अपराध का समान दंड दिया जाएगा, उनके साथ समान न्याय किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, सबके लिए कानून बराबर है। किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 14 में, ठीक है। अब आर्टिकल 15 देख लेते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान, आप लिंग, धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई किसी भी धर्म का हो, सबके साथ समान व्यवहार होगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान सम्मान मिलेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो किसी लिंग का भी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको समान अधिकार समान सम्मान मिलेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 15। किसी भी जात का हो, ऊंच नीच कोई भी जात का कोई भेदभाव इसमें नहीं होगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 के तहत किसी भी जात के आधार पर, जैसे वो पहले होते थे दलित, उनको बहुत सताया गया था, और जो बड़े कास्ट के होते थे तो वो छोटे कास्ट को सताते थे, उनको परेशान करते थे। उन सबको खत्म करने के लिए, उन सबको इक्वल करने के लिए यहाँ पर आर्टिकल 15 में ये बात की गई कि धर्म, लिंग या जात या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। देखिए जन्म स्थान, जैसे बहुत सारा आप देखते होंगे कि जन्म स्थान कोई ऐसी जगह जन्म लिया हो जहाँ सब ऐसे कहते हैं यहाँ के लोग अच्छे नहीं, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो उस आधार पर भी उसके साथ आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आपके साथ धर्म, लिंग, जात या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव होता है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपने अधिकार को ले सकते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में इसके प्रति चुनौती दे सकते हैं अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है। तो डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निदेशक, तो उसको सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको संरक्षण नहीं देती है, लेकिन मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों संरक्षण देती है। अगर पूछे कि मूल अधिकार जो है उसका संरक्षण वाली सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट, तो आप कहेंगे दोनों है, एक नहीं है। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है, आपके मूल अधिकार आपसे छीने जाते हैं, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, आपको समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 16, अवसर की समानता या लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन के प्रति समानता, लोक नियोजन के लिए समानता, ठीक है। समानता, यहाँ पर देखिए लोक नियोजन या अवसर की समानता आप कह सकते हैं। अवसर की समानता मतलब कि सबको समान अवसर मिलेगा। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरियों में सबको समान जगह मिलेगी। आरक्षण की जो बात की गई है, जो आरक्षण दिए गए उनको इक्वल, मतलब सबको इक्वल करने के लिए आरक्षण दिए गए। कुछ जातियां ऐसी थी, कुछ जनजातियां भी ऐसी थी जिनको बहुत ही ज्यादा वो पिछड़ी हुई थी, बहुत ही उनको सताया और दबाया गया था, उनके प्रति बहुत ही अत्याचार हुए थे। उन सबको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उन सबको इक्वल करने के लिए थोड़ा आरक्षण दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में सबको समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है, सबको समान अवसर की बात की आर्टिकल में की गई है। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 16 में की गई है कि सबको समान लोक नियोजन में समान अवसर दिए जाएंगे, सबको समान नौकरियां दी जाएंगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना वो धर्म के आधार पर, ना वो लिंग के आधार पर, ना वो जात के आधार पर, ना वो जन्म स्थान के आधार पर, सबको समान अवसर दिए जाएंगे।
आर्टिकल 16 में कहा गया। आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। पहले इतनी ज्यादा कुरीतियां थी, इतनी ज्यादा थी कि इतना ज्यादा भेदभाव होता था, कभी लिंग के आधार पर, कभी जात के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी जन्म स्थान के आधार पर, हर चीज में भेदभाव होता था, छुआछूत के आधार पर। पहले कहते थे कि दलित जो है उनको छूने से आप पवित्र हो जाएंगे, आप अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी गंदी गंदी कुरीतियां फैली हुई थी। छुआछूत उसमें से सबसे बड़ी कुरीतियां ऐसी थी कि बहुत व्यापक रूप से समाज में फैली हुई थी। उन सबको मंदिर में नहीं जाने देते थे, जो छोटे जात के थे, जो दलित थे, उनको मंदिर तक में नहीं जाने देते थे। वेद पुराण पढ़ने के लिए भी, उनको छूने के लिए भी मनाही थी। इतना ज्यादा भेदभाव था, इतना ज्यादा छुआछूत की जो कुरीतियां थी फैली हुई थी कि उन सबको खत्म करने के लिए, उन सबको हमारे परम पूज्य भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो इन सबको बहुत ही शानदार से एक संविधान का जो निर्माण हुआ बहुत शानदार से, बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर किया है। इतने अच्छे अच्छे चीज डाले हैं कि सबके साथ समान जो है कानून हो, सबके साथ समान न्याय मिले, सबको समान न्याय मिले, सबको समान अधिकार देने के लिए अगर कोई भी किताब है बात करती है या लागू है, जिसके हिसाब से हमारा जिसके हिसाब से हमारा देश चल रहा है, तो संविधान है। इसी के तहत हमें अधिकार भी मिले हैं, हम जी भी पा रहे हैं, और हमारा देश शांतिपूर्वक, हमारे देश की जो संस्था सरकार है वो चल भी रही है, हमारे देश का विकास भी हो रहा है। अगर ये संविधान ना होता तो पूरा देश उथल पुथल हो जाता और यहाँ पर तानाशाही होता और हमेशा अन्याय ही होता दलितों के साथ और औरतों के साथ। तो उन सबको समान न्याय देने के लिए ये संविधान में सबको जगह दी गई है। तो देखिए कैसे यहाँ किसके आधार पर समानता दी गई है, तो यहाँ पर दी गई है कानून के आधार पर कि सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। चाहे जो अपराध छोटे करने पर जो दंड मिलता है, वही अपराध जो बड़ा करेगा उसको भी वही दंड दिया जाएगा। धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भी देखिए सबको समान किया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 15 में 16 में सबको सरकारी नौकरियों में समानता दी गई है। और 17 कहता है कि छुआछूत का अंत होगा। अगर छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। उसके बाद देखिए 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत। आप देख रहे हैं उपाधि, पहले सर, नायडू ऐसे करके बहुत सारी उपाधि मिलती थी, जैसे सर की उपाधि, नायडू की उपाधि, गवर्नर की उपाधि, जनरल की उपाधि, ऐसे सर जो अंग्रेज थे बहुत सारी उपाधियां देते थे, अपने कर्मचारियों को भी देते थे, हमारे यहाँ के जो थे उनको भी उपाधियां देते थे। उन सबके उपाधियों को खत्म कर दिया गया है, अब कोई उपाधि नहीं दी जाती, लेकिन कुछ जो उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे अभी कोई अधिकारी हुआ तो अधिकारी को जो दिया जाता है उनका तो उनका अधिकार होता है, वो उनका उपाधि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया है 18 में, अनुच्छेद 18 में। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 18 हो गया, हम 19 से देखते हैं। आप देख रहे होंगे आर्टिकल 14 से लेकर के 14, 15, 16, 17 और 18 इस सब में समानता 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 की बात की गई है। तो हम इस 5 आर्टिकल में कह सकते हैं कि समानता से संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार, हम कह सकते हैं समानता का अधिकार, क्योंकि 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर समानता, 16 में लोक नियोजन में समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत किसी के साथ नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा, यहाँ अस्पृश्यता का अंत, यहाँ उपाधियों का अंत मतलब किसी के पास कोई उपाधि नहीं रहेगी, सब बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर उपाधियों का अंत, यहाँ पर देखिए 14 से लेके 18 तक किसकी बात की गई है, समानता के अधिकार की बात की गई है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। इस अनुच्छेद 19 को क्या कहा गया है, संविधान का रीढ़। अनुच्छेद 19 को क्या कहा गया है, संविधान का रीढ़। संविधान का रीढ़ क्यों कहा गया है, अभी आप आगे समझेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की समानताओं की बात, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसके बहुत सारे आर्टिकल, उप आर्टिकल हैं, ठीक है। देखिए विभिन्न स्वतंत्रताओं की बात की गई है, विभिन्न स्वतंत्रताओं की
बात की गई है, बात की गई है। देखिए कैसे 19 आर्टिकल 19 में बहुत सारे उप आर्टिकल हैं, जैसे 19 एक क्या कहता है? अनुच्छेद 19 एक क्या कहता है? अनुच्छेद 19 एक कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप जैसे यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? जैसे आप कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, कोई भी रैली निकाल सकते हैं, कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं, चाहे वो अपने धर्म के लिए हो, चाहे वो अपने अधिकारों के लिए हो, चाहे जहाँ आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, चाहे जैसे यहाँ पर भी प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे आप मीडिया है उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, आप कुछ भी वहाँ पर आप बोल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आप देश के खिलाफ नहीं बोलेंगे या कोई महान पुरुष जो है उनके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। जैसे अगर अगर हुआ कि आप इंग्लैंड के कोई प्रधानमंत्री है उनको गाली देने लगे, यहाँ पर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, वहाँ पर सबसे पहले आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, वो गोष्ठी बैठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल सरकार से पूछ सकते हैं, आप रैलियां निकाल सकते हैं, हर जगह आयोजन कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए आयोजन, चाहे जिसके लिए आयोजन करके आप बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब अपने जो भी विचार हो व्यक्त तो कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। किसी भी देश के महान जो पुरुष है उनके भी खिलाफ आप नहीं बोल सकते। वहाँ पर आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका लिमिटेशन करता है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 जिसमें कहा गया है अल्पीकरण, अल्पीकरण यहाँ पर आपका लिमिटेशन कर देगा अनुच्छेद 12। आर्टिकल 12 आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर आप किसी देश के खिलाफ बोलते हैं, अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ अल्पीकरण कर दिया जाएगा आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। यहाँ पर आप देख रहे हैं 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन आप देश के खिलाफ बात नहीं कर सकते या किसी महान पुरुष की आप इंसल्ट नहीं कर सकते। देखिए अब 19(2) क्या कहता है? 19(2) कहता है कि आप सभा कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। देखिए सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, यहाँ पर आप देख रहे हैं सभा करने की स्वतंत्रता, आप सभा कर सकते हैं। 19(2) के तहत आप सभा कर सकते हैं, आपकी सभा करने की स्वतंत्रता है। जैसे आप कहीं पर भी सभा कर सकते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, चाहे जो करना हुआ तो आप सभा कर सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(3) क्या कहता है कि आपको संगठन करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आप संगठन बना सकते हैं, ठीक है, बनाने की स्वतंत्रता, आप संगठन बना सकते हैं। आप जैसे आपका मन किया कि आप संगठन बना के कोई काम करें तो आपको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत, 19(3) के तहत कि आप संगठन बना करके कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे संगठन बना करके कोई आप काम कर सकते हैं, किसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, या इलेक्शन लड़ सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। आपका संगठन करने का मूल अधिकार दिया गया है 19(3) के तहत, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे अनुच्छेद अगला, अनुच्छेद 19(4). अब 4 क्या कहता है कि आप भ्रमण करने की स्वतंत्रता, चारों ओर भ्रमण करने की, चारों ओर भ्रमण करने की, आप पूरे देश में चाहे जहां आप भ्रमण कर सकते हैं, कहीं पर भी आपसे कोई किसी भी प्रकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भ्रमण कर सकते हैं। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पर भी आपको अल्पीकरण जानना पड़ेगा कि आपको घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर आपके जो मूल अधिकार है वो अनंत नहीं है। आप किसी के पर्सनल प्लेस पर घूम नहीं सकते, पर्सनल जगहों पर आप जा नहीं सकते, क्योंकि उसके निजता का जो अधिकार है उसका हनन होगा, ठीक है। आपको चारों ओर घूमने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी की पर्सनल प्लेस पर नहीं जा सकते, क्योंकि उसका जो उसका निजता का अधिकार है उसका हनन होगा। तो आप बिना दूसरे के अधिकारों का हनन किए
बिना दूसरे के अधिकारों को छीने अपने अधिकारों का प्रयोग करे तभी आपको मूल अधिकार दिए जाएंगे, वरना आपके मूल अधिकार का अल्पीकरण कर दिया जाएगा आर्टिकल 12 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 12 के तहत तो आपको चारों ओर घूमने की आजादी दी गई है अनुच्छेद 19(4) के तहत। पहले तो देखिए आप अगला आर्टिकल देखिए, अगला अनुच्छेद देखिए 19(5). 19(5) कहता है बस जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। एक किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 19(5) में। देखिए पहले जो जम्मू कश्मीर था धारा 370 के तहत उसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। आप वहां तो घूमने जा सकते थे, लेकिन वहां आप संपत्ति लेकर के बस नहीं सकते थे, वहां आपकी बसने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर वो आर्टिकल 370 मतलब धारा 370 के तहत उसको अलग राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो जो सरकार कानून बनाती थी तो उस पर लागू नहीं होता था, वो कानून वहाँ की सरकार खुद बनाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 2019 में आर्टिकल 370 हट गया है और अब वहाँ जाकर आप घूमने के साथ साथ रह भी सकते हैं, संपत्ति भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, वहाँ बस भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले नहीं था। तो देखिए अनुच्छेद 19 कहता है कि आप चारों ओर घूम भी सकते हैं, देश में कहीं भी जाकर बस सकते हैं। पहले तो जम्मू कश्मीर में नहीं था बसने की स्वतंत्रता, लेकिन अब है, जब वहां से धारा 370 हटा दिया गया। तो अब आप जम्मू कश्मीर में भी जाकर बस सकते हैं, संपत्ति ले सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, घूमने के साथ साथ। तो अनुच्छेद आर्टिकल 19(5) कहता है कि आप कहीं चारों ओर घूमें और देश में कहीं भी जाकर बस सकते हैं, संपत्ति ले सकते हैं और हमेशा के लिए वहां बस भी सकते हैं। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 19(5) तक हो गया है, 19(5) तक हो गया है। 19(6) देखते हैं। 19(6) 7 आर्टिकल है 19 में, 7 उप आर्टिकल है। देखिए 6 कहता है कि जब आप बस गए तो आप व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद आर्टिकल 19(6) कहता है कि आपको पूरे व्यवसाय आपको पूरे देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप कहीं पर भी कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं अनुच्छेद 19(6) के तहत। इसीलिए अनुच्छेद जो 19 है उसको संविधान का रीढ़ कहा गया, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो देखिए व्यवसाय करने की स्वतंत्रता कह रहा है कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19(7) ये सातवां या लास्ट आर्टिकल है। अनुच्छेद 19 कहता है कि आप यहाँ पर बसने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। उसके बाद कहा गया है कि आप संपत्ति ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 6 जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर था संपत्ति लेने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 19(6) में। 19(6) में कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले आपका मौलिक अधिकार था कि आपकी संपत्ति को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार जब था, यहाँ पर जो देश हमारे देश में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करने लगा, देश के विकास में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करने लगा। इसीलिए जो ये संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकार से निकाल दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। अब देखिए इसमें अमेंडमेंट हुआ होगा, इसमें संशोधन हुआ होगा तभी बना होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में फर्क क्या है। मूल अधिकार ऐसे थे जो आपसे छीने नहीं जा सकते थे, उसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट होता था, हाई कोर्ट होता था। लेकिन जो कानूनी अधिकार है, वो कानूनी अधिकार जो है उससे आप सरकार, देखिए मूल अधिकार को सरकार नहीं छीन सकती, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, क्योंकि ये देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। जैसे अगर कोई हाईवे का निर्माण हो रहा हो, किसी रेलवे पटरी का निर्माण हो रहा हो, तो वहां पर जिसका खेत आता था या जिसकी जमीन आती थी वो देता नहीं था, कहता था ये हमारा मूल अधिकार है, हम नहीं देंगे। तो बहुत सारी बाधाएं आने लगी, इससे देश का विकास नहीं हो पा रहा था सही से। तो उस समय के प्रधानमंत्री जब इसका संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन हुआ आप देख लीजिए, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ संविधान संशोधन? संशोधन कब हुआ?
1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कौन सा अधिकार बना दिए गए, तो कानूनी अधिकार बना दिए गए। किस कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन। ये बहुत पूछा जाता है, इसमें जितने संशोधन हुए हैं मूल अधिकार में उन सबको बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और इस मूल संपत्ति के मूल अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिए गया। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, उन्हीं की सरकार थी, ठीक है। इस प्रकार आप जान गए कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में हुआ। उस संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिए गए। अब सरकार आपसे आपकी जमीन ले सकती है, जमीन के बदले आपको धनराशि देती है डबल ट्रिपल करके, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ले लेती है, आपको कुछ नहीं देती है, लेकिन आपको उसको धनराशि भी देती है आपकी जमीन के बदले। तो अब आपको याद रखना है कि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, अब उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 19(7), इसमें कहता है आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें कहा गया है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप संपत्ति खरीद करके व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया, अब आप जान सकते हैं। यहाँ पर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप पूरे देश में कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार है, आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। आप व्यवसाय कर सकते हैं पूरे देश में, बस इसी की चर्चा की गई अनुच्छेद 7 में। तो आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 7 जो अनुच्छेद 19(7) जो है कह रहा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो संविधान की रीढ़ इसको क्यों कहा गया है। तो इसको संविधान की रीढ़ इसलिए कहा गया कि कोई हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। देखिए आर्टिकल जो 19 है, 19 को कहा गया है संविधान का रीढ़, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल कहा गया है संविधान का रीढ़, संविधान की रीढ़ क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं देती है। कौन कौन सा, सबसे पहले देख लीजिए 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) और 19(7), ये 7 प्रकार के आर्टिकल, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 7 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पहला कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा कहता है सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा कहता है, तीसरा कहता है संगठन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप लिख लीजिए। चौथा कहता है कि भ्रमण करने की स्वतंत्रता, चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता या घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, घूमने की। और 5 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, 3 कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 5 कहता है भ्रमण करने की स्वतंत्रता। उसके बाद कहता है बस जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता मतलब वहां पर आप रह सकते हैं, वहां पर आप बस सकते हैं। उसके बाद कहता है 6 कि बसने के बाद संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। इसको हम बताए कि इसको अब मूल कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार अब ये है। कब हुआ संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। और कब हुआ संशोधन, 1978 में, ठीक है। तो अब एक कानूनी अधिकार हो गया, अब एक मूल अधिकार नहीं है, अब एक कानूनी अधिकार है। 7 कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गए हो, आपको याद भी हो गया हो। तो इस प्रकार ये 7 आर्टिकल की स्वतंत्रता की बात करता है। 19 इसीलिए संविधान की रीढ़ कहा गया है कि इसमें हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, बोलने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, फिर बस जाने की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता थी, अब लेकिन कानूनी अधिकार बना दिए, इसको हटा दिया गया है। अब देखिए 7वां कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।
तो इस प्रकार 7 उप आर्टिकल थे 19, 7 उप अनुच्छेद थे 19 के। ठीक है, इस प्रकार जो आर्टिकल 19 था बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि पेपर में यही सबसे क्वेश्चन बनते हैं जो टिपिकल होते हैं, थोड़ा तो सबको याद नहीं होता, सब ध्यान नहीं देते, वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। देखिए संशोधन पूछ लेता है, और ऐसे पूछ लेता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था, किस उप अनुच्छेद में था। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस सबको याद रखिएगा। तो चलिए, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास किए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सब समझ में आता जाएगा। तो रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप कभी न भूलें। आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।